एवरीबॉडी वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है इस चैप्टर में, इस क्लास में, वो हमारा होगा सेट्स। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे JKSSB फाइनेंस के सिलेबस में ये एक टॉपिक है। ये काफ़ी नीचे लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन जो बाकी कुछ चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे रिलेशंस एंड फंक्शंस एक चैप्टर है वो कर पाएंगे। उसके बाद मतलब जो भी है मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है ये सेट्स। ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इससे लिंक नहीं था, इसलिए वो मैंने पहले करवा दिया। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी अच्छे से करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको, सेट्स को। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसमें डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सेट। एक सेट क्या होता है। ठीक है। देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा कि सेट ऑफ दीज थिंग्स, सेट ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है ना। अब जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स ही पढ़ा है, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी रहने वाला है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इनको, इस चैप्टर को बाकी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रखूं। ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल्ड वे में कराऊंगा इसको। ठीक है। पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के करवाया। ठीक है। तो सेट्स हम देखते हैं, व्हाट इज सेट। ठीक है। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगी तो प्लीज आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब ये है कि देखो, सेट एक कोई भी कलेक्शन हो सकती है, मतलब एक कलेक्शन है। जैसे कि इस पे मैंने यहाँ पे एक पेन रख दिया, है ना, एक इरेजर रख दिया, एक शार्पनर रख दिया, है ना। तो ये एक मेरा सेट बन गया। अब इस सेट में मैंने जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, है ना। वो सारे डिस्टिंक्ट हैं और सबका कुछ मतलब भी है। मतलब ऐसे ही नहीं कि उसमें मैं कुछ ऐसी चीज रख दूं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता हो, है ना। जैसे मैं इस सेट में कोई एक वेरिएबल ए रख दूं और मैं डिफाइन ही ना करूं कि ए का कोई मतलब भी है। ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे। हम और एग्जांपल्स इसकी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे कि कुछ भी, अब हम मैथमेटिकल, अब इसको ज्यादा मैं एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा मैथमेटिकल वे में ही हम समझते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कभी, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स वगैरह, उनके बारे में भी, उनके रिस्पेक्ट में भी बताऊंगा अभी सेट क्या होता है। लेकिन आप पहले देख लो कि सेट को हम लिखते कैसे हैं। देखो, ये होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स। इनके अंदर मैं वही ऑब्जेक्ट लिखूंगा, जैसे 1 3 5 7 9। तो मैं एक इसको सेट कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने नंबर लिखे वो नंबर कुछ ना कुछ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारे डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं कुछ भी कह दूं, मतलब जैसे कि अब मैं बोल दूं एक कमरे में बैठे हैं, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द रूम ऑफ हाइट बिटवीन 4 फीट एंड 6 फीट, है ना। तो ये भी एक सेट बन सकता है, क्योंकि हमने हमने डिफाइन किया कि सेट के अंदर हमारे वो एलिमेंट्स आएंगे। मतलब सपोज करो एक रमेश आ गया, एक सुरेश आ गया, ठीक है, और एक टीना आ गई, है ना, और एक कोई भी आ गया, राहुल आ गया। ठीक है। देखो, अब हमने ये नाम क्या लिए, मतलब इसमें रमेश की जो हाइट है वो 4 फीट से लेके 6 फीट तक रही होगी। ठीक है ना। मैंने क्या डिफाइन किया सेट को, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द रूम। मतलब आपको उन पीपल्स का एक कलेक्शन बनानी है जिनकी हाइट 4 फीट से 6 फीट के बीच में होगी। तो रमेश की भी हाइट 4 फीट से 6 फीट के बीच में होगी, तभी मैंने इसको सेट में लिया। सुरेश की भी हाइट 4 से 6 के बीच में होगी, तभी मैंने सेट में लिया।
टीना की भी हाइट और राहुल की भी हाइट, ठीक है। अब देखो मैंने सारे ऐसे लिए हैं जो कि वेल डिफाइंड है, मतलब सेट में ऐसे नहीं आ गए, ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी सेट में आ गए, और सारे डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ये एक सेट बन सकता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कौन सा सेट नहीं बन सकता, ठीक है। अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पीपल इन द रूम, पीपल इन द रूम, ठीक है। सपोज करो कोई रूम था, उसमें इंटेलिजेंट पीपल थे। अब हम कैसे किसी की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं? हम अब कोई किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई किसी और सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकता है, तो ये एक सेट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स लेने को कहा गया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने एग्जाम डेफिनेशन में पहले लिखा था कि वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये वेल डिफाइंड थे नंबर, इसमें जो पीपल थे ये वेल डिफाइंड थे कि इनके ये क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। इसमें जो इंटेलिजेंट पीपल हमने लेने को कहा गया है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई एक इंटेलिजेंट है या कोई नहीं है? तो ये एक सेट बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट, ठीक है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैं ज्यादा इसको, आपको इतनी ज़रूरत है, मतलब कोई ज़्यादा आपको कौन सा डीप में जाके थ्योरी लिखनी है, हमें एमसीक्यू अटेंड करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीधा अपने मेन पॉइंट्स पे जाते हैं कि हमें अभी तक तो ये चीज़ पता ही है, हमारे ऑड नंबर इवन नंबर्स इतना तो पता ही है हमको क्या होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज़ को। हमें पता है, हम लेते हैं एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सबको नेचुरल नंबर्स पता होंगे, है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अप टू सो ऑन गोस अप टू इंफिनिटी, है ना। अब ये क्या है, एक सेट बन रहा है, और ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये भी मैं आगे बताऊंगा इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या होते हैं। लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उनको याद रखना है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर उनमें से पहला है, ठीक है ना। इसको हमें याद रखना है कि क्या होता है, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये भी एक सेट है, ठीक है। और किसी भी सेट को, जैसे हमने ये एक सेट लिया, इसको हम ना डिनोट भी कर सकते हैं किसी एक कैपिटल अल्फाबेट से, जैसे इसको हम ले लेते हैं सेट ए, है ना। सेट ए इज इक्वल्स टू दीज थ्री थिंग्स, दीज फाइव थिंग्स, ठीक है। और इसको हम ले सकते हैं सेट बी या सेट एक्स, कैपिटल लेटर से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे एक एन डालते हैं और साइड पे एक ऐसे लाइन रखते हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट साइंस वगैरह यूज होते हैं, वो मैं सब बताऊंगा। इस चैप्टर में हमें थोड़ा डिटेल से चलना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इजी भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ट्रिकी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जैसे हमने पहला सेट कौन सा पढ़ लिया? एन, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं इसका है ना एक चार्ट भी बना के बताऊंगा आपको, जिससे आपको याद रहेगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको पता होगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, अप टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी तक। और अब वो माइनस वाले भी होते हैं उसमें, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, अप टू इस साइड से भी नेगेटिव इन्फिनिटी। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। देखिए ये तो एट नाइन टेंथ की चीजें हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता तो बताया ही रहूं मैं वैसे, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कि प्लस वाले और माइनस वाले इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना, वही नंबर होते हैं। और इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे नेचुरल नंबर्स को हम कैसे करते थे, ये एन ऐसे, और इंटीजर्स को हम करते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, इनकी मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में ना हमें पता होना चाहिए, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रैशनल नंबर्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर क्यू से, ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, वो नंबर जो इस फॉर्म में होते हैं, है ना, जो अपॉन में होते हैं, सच दैट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, वो नंबर तो अनडिफाइंड हो जाता है ना। इसीलिए क्यू नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए रैशनल नंबर हमें पता है, जैसे कि देखो अब मैं बताऊंगा, जैसे आपको ये वन टू लिए, है ना,
इसके बीच में भी तो बहुत से नंबर आ रहे हैं, 1/2, है ना, 1/3, 1/4, है ना। तो हम, जैसे 1/4, तो वैसे ही करके अब अपॉन वाले नंबर भी हमने ले लिए, मतलब जो ये नंबर थे इनके बीच जो नंबर आ रहे थे थोड़े, वो भी ले लिए हमने, है ना। तो ये रैशनल नंबर यही है। अभी मैं इसका चार्ट बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। रैशनल नंबर हो गए हमारे, ठीक है। वैसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता, और इसमें जो पी और क्यू दोनों होते हैं ना, वो इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। पी भी इंटीजर होता है और क्यू भी इंटीजर होता है, मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ऊपर 3.5 लिख दूं मैं, नीचे 4.5 लिख दूं, ऐसा नहीं हो जाएगा, ये तो डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। क्योंकि 3.5 खुद में ही एक रैशनल नंबर बन जाएगा पूरा, है ना। ये पूरा ही रैशनल नंबर, 5 2 5 7, 7/2 एक कंप्लीट रैशनल नंबर है ना। तो इसको नहीं ऐसे लिख सकते, ठीक है ना। ये इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर एक और सेट हमारे पास आता है, इर्रेशनल नंबर्स। देखो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास का है, ये कोई मतलब मु- मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, क्यू कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होगा मैं बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट का वैसे अभी जान लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज उसमें नहीं है, मतलब जो क्यू में नहीं है वो यहाँ है, इसका ये मतलब है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट है ये। मतलब जो रैशनल नंबर्स में जो चीज नहीं है, जो नंबर्स रैशनल नंबर्स में नहीं है, वो यहाँ होंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी 10th क्लास का है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से क्या मतलब हुआ मेरा। अब जैसे देखो, अब अगर मैं 1/7 एक नंबर ले लूं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पता है क्यों कह रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है, 1/7, है ना। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, 7 0 0, 1.07 3, और फिर पॉइंट लगा 0, 7 4 28, 2, ठीक है, पॉइंट लगा 0, 7 2 14, 6 पॉइंट लगा 0, 7 8 56, ठीक है, 4 0 7 5 35। अब देखो, ये नंबर कभी रुक रहा है क्या, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मतलब 1/7 को सॉल्व करके जो मेरा नंबर आ रहा है, 0.14 2 8 5, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। और ये ना ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्या ये रिपीट हो रहे हैं, नो, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ना ये रिपीट हो रहे हैं, एंड नॉट टर्मिनेटिंग, ना ये खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग मतलब रुक भी नहीं रहे, नॉट टर्मिनेटिंग, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। लेकिन ये ना रिपीट हो रहे हैं, जैसे मतलब रिपीट होना ऐसे हो जाएगा, कभी कभी कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, जैसे 0.142 142 142 चलते रहते हैं, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं ना, ठीक है। तो वो भी रैशनल इरैशनल नहीं है। लेकिन ये नंबर क्या है, ये इरैशनल है, ठीक है ना। इरैशनल वर्ड का मतलब यही होता है जो सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो ये एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो ना कि रिपीट भी नहीं हो रहे और रुक भी नहीं रहे, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा ये। आप इसको चाहे सॉल्व कर लो, ये पूरा पेज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले, क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, नो, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से शुरू होते हैं, है ना। अब कोई पूछ ले 2.5 एक नेचुरल नंबर है, नो, क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 के बाद सीधा 3 आता है, ठीक है ना, उसमें सीधा काउंट चलता है, पूरा होल होल नंबर चलते हैं, ठीक है, जीरो को छोड़ के, ठीक है। और इंटीजर्स में अब आपको कोई पूछे 2.5 इंटीजर है, आप बोलोगे नो, है ना। 2.5 क्या है, 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25/10 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/2, तो ये तो रैशनल नंबर आता है ना। तो ये थोड़ी नंबर्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कैसा है। वैसे ही इररेशनल नंबर का मैंने बताया कि इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है ना। और अब देखो, मोस्टली एक चीज और आपने देखी होगी। अब रैशनल नंबर्स के बारे में एक चीज और देखियो,
मैं जानबूझ के पहले इरेशनल बताना चाहता था, फिर रैशनल बताना चाहता था। देखो, अब रैशनल नंबर में अब आपको कोई पूछ ले, मैं जरा इसको साफ करता हूँ, है ना? ठीक है। रैशनल नंबर्स में अगर कोई पूछ ले, क्या थ्री रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ। कैसे लेकिन? ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, क्योंकि इसके नीचे मैं वन लगा दूं तो बन गया ना रैशनल नंबर। ये भी इंटीजर, डेफिनेशन सेटिस्फाई, ये भी इंटीजर, ना कि और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आप ये याद रखो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये और इंटीजर भी, एवरी नेचुरल नंबर एंड इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब ये इसी के अंदर आ जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। यही अब मैं इसका आपको चार्ट बनाना चाहता हूँ। देखो, जो हमारे, इसी पे से लिखते हैं, ये इससे लिख लेते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, इसी के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं इसी के अंदर, क्योंकि ये सारे नंबर, अब कोई भी आप मुझे बोलो कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 1 4 5 एक नेचुरल नंबर है, तो इसके नीचे मैं वन लगा दूं तो ये रैशनल भी है। ठीक है, वैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला जा रहा है कि आप नीचे वन लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब थ्री, ये रैशनल भी है, ये नेचुरल भी है और ये इंटीजर भी है ना? क्योंकि इंटीजर में क्या होते हैं, 1 2 3, और नेगेटिव वाले भी, -1 -2 -3, तो ये भी है। तो इसीलिए मैंने बोला रैशनल नंबर में आपके नेचुरल भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और अपनी फॉर्म के तो आते ही आते हैं, बी बाई क्यू वाले, वो तो होंगे ही होंगे। और बाकी जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। ठीक है, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट। और इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और इन दोनों नंबर्स को अगर हम मिला दें, रैशनल और इर्रेशनल को मिला दें, तो हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं? ये ऐसा वाला आर। ठीक है, ये ऐसा आर नहीं होता है, ये ऐसा आर होता है, या फिर ऐसा आर लिखो और यहाँ ऐसे डाल दो, क्योंकि ये नोटेशन, क्या पता ये नोटेशन ही एमसीक्यू में पूछ ले कि रैशनल प्लस इरैशनल क्या नंबर होते हैं। इरैशनल मतलब रैशनल नंबर का सेट और इरैशनल नंबर का सेट मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है ना? होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए ये। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा है ना ये। ठीक है, मैं एक और चार्ट बना देता हूँ। जैसे आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, है ना? देखिए, नंबर लाइन, है ना? हमें पता है कि नंबर लाइन हमने पढ़ी हुई है। अब हम इस नंबर लाइन को क्या बोल रहा हूँ मैं? इस नंबर लाइन को मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर लाइन। ठीक है, ये एक रियल नंबर लाइन है, या फिर इसको हम रियल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, इधर से भी चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब रियल लाइन को मैं बना के क्यों दिखाना चाहता हूँ? देखो, ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 4 अप टू चलता जाएगा। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक, इंफिनिटी तक जाते जाते हमारे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? 1 2 3, अब इसमें ये बीच वाले इंक्लूड नहीं है लेकिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर्स में बीच वाले इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और मैं वैसे अब यहाँ बनाऊंगा तो ऐसे आप ध्यान रखो, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, ये बीच वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इन इधर बीच में जो नंबर आते हैं ना, उनका मैं बताता हूँ। इधर बीच में जो आते हैं वो रैशनल और इरैशनल होते हैं। ठीक है, देखो ना, इधर बीच में क्या आएगा, जैसे यहाँ आएगा 1.5, तो वो क्या है? रैशनल है। और इधर बीच में कोई इरैशनल भी आ जाएगा, है ना? इधर बीच में कोई इरैशनल भी आ जाएगा, तो जो नंबर्स के बीच में नंबर आते हैं ना, वो ही होते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये ऐसे आपको चार्ट याद रखना है ये। ठीक है, दिमाग में रखना है इसको। देखो, अब यहां से यहां तक हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। और अगर हम, वो तो पूछ ले सकते बचपन में, अगर हमने बहुत पढ़ा है ये, अगर जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर है, तो ये नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आपको पता है। और ये रियल नंबर लाइन तो पूरी नंबर लाइन है ना,
और इधर से भी चलती रहेगी, कहाँ तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक। इधर से कहाँ जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक। है ना? इन्फिनिटी तो पता होगा, कभी ना कभी सुना होगा। और अगर मैं ये पूरे ले लूं, ठीक है, पूरे ले लूं, तो ये क्या बन जाते हैं हमारे? इंटीजर्स, जिसमें प्लस वाले भी आगे, माइनस वाले भी आगे। अगेन बीच वाले इंक्लूड नहीं है, बीच वाले इंक्लूड नहीं है इंटीजर्स में, ठीक है। और बीच वाले इंक्लूड कहाँ होंगे? यहाँ हो, कहीं भी हो। जो बीच में नंबर होते हैं वो रैशनल होंगे या तो इरैशनल होंगे, बस। और अब मुझे बताओ, इन सारे नंबर्स को अगर मैं मिला दूं तो ये बनते हैं ना रियल नंबर्स। तो इसीलिए इस लाइन को कहा गया रियल लाइन या रियल नंबर लाइन, ठीक है। होप कि आपको जो नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, नंबर्स को जिस वे में क्लासिफाई किया है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब पता नहीं मैं आपको समझा पाया या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इसी की जरूरत होती है, तभी मैंने पहले सेट लिखवा दिया आपको कि रैशनल इरैशनल क्या होते हैं। ध्यान से कोई करेगा तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो परसेंटेज के बन जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, ठीक है। होप कि आपको ये नंबर्स की क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि ये आई होगी तभी हम आगे सेट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है, नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में ही क्लासिफाई किया है। जैसे मैंने बोला रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर का सेट है, उसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। और ये दोनों को मिला दें तो रियल नंबर्स का सेट बनता है। ये भी एक सेट है, ठीक है ना, ये भी एक सेट है। तो हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो हमें सेट्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ऐसे, ठीक है। और सबसे पहले हमने जो पढ़े, जो प्रोमिनेंट है हमारे, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल का सेट और इरैशनल का सेट, ठीक है। और भी बहुत सारे सेट्स होते हैं लेकिन वो इस सिलेबस के स्कोप के बहुत बाहर है, ठीक है। ठीक है, और हाँ, ये तो हो गए जनरल लाइन सेट, मतलब जनरल सेट हमारे, ठीक है। लेकिन अब सेट्स तो हम खुद से भी बना सकते हैं ना, जैसे मैंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लूं, 1 3 5 7 9, ये भी तो एक सेट है ना। ऐसे भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। होप कि आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। है ना, सेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये भी एक सेट है, ठीक है। एक ये ले लें, सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, या इसको ऐसे लिखते हैं, मैं थोड़ा पता नहीं क्यों गंदा लिख रहा हूँ आज। इसे मैं लिख दूं, सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। क्या ये एक सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्योंकि जो रिवर्स है, हमें पता है ना रिवर्स क्या है। रिवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिवर्स वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट है एक, मतलब रिवर रिवर एक वेल डिफाइन चीज है, ठीक है। और उन रिवर्स की सारा हम सेट बना सकते हैं, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, एक कलेक्शन बना सकते हैं उसकी, तो ये एक सेट है। ये भी एक सेट है, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये भी एक सेट है ना। A E I O U, क्योंकि इनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये वॉवल्स हैं, ठीक है। इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। और हम क्या ले सकते हैं? प्राइम फैक्ट, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, 210 210। अब इसके प्राइम फैक्टर्स जो भी हम निकालेंगे वो क्या होंगे? एक सेट बनाएंगे ना। प्राइम फैक्टर्स पता होगा आपको क्या होते हैं, मतलब कौन से प्राइम नंबर जो इसको, जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है, ठीक है ना। पढ़ा होगा आपने, ऐसे 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। 2 1 जा 2, 2 5 जा, है ना। फिर 2 के टेबल में नहीं आता ये, 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9, 5 जा 15, ठीक है। फिर 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा, फिर 7 जा, है ना। तो मतलब ये बनता है ना, 2 × 3 × 5 × 7 इज इक्वल्स टू 210। तो मतलब प्राइम फैक्टर्स क्या बने इसके, ये। तो ये भी एक सेट बना रहे हैं ना, 2 3 5 7, है ना। इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए थोड़े से बेसिक्स अगर
कोई बच्चा बिल्कुल है जिसको प्राइम फैक्टर्स भी नहीं पता, ठीक है, तो थोड़ा उसको देखना चाहिए कि वो प्रिपेयर कर रहा है जिसमें 10th लेवल का मैथ्स नहीं है ये, इसमें सिलेबस में 11th और 12th का मैथ्स है, ठीक है ना। अब बेसिक टर्मोलॉजी ये तो मतलब प्राइम फैक्टर्स तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं, वैसे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली सबको ही पता होता है, लेकिन देखना, ध्यान रखना यार, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बच्चों का मैथ से कट ऑफ हो जाता है ना, प्रॉब्लम वो है और कुछ नहीं है, ठीक है। द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, जरा देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, ये पता होना चाहिए हमें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वैसे वो इस चैप्टर की बात नहीं है कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताना, लेकिन अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट्स के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं ना, है ना। तो ये तो मतलब क्लास 10th की चीजें हैं, तो इसके सॉल्यूशंस निकालना आपको आते होंगे, मैं बता देता हूँ इसको। जो लास्ट नंबर होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोफिशिएंट है 1, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 6 × 1 = 6, ठीक है। अब हम यहाँ जो बीच वाला नंबर है इसको स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट इस वे में करते हैं कि मल्टीप्लाई करके ये वाला 6 बने और प्लस या माइनस करके ये 5 बने, तो एक तो मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये सब समझना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इस चैप्टर में है ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना इस टॉपिक को भी ऐसा बना के पूछा जा सकता है। x² - 2x - x² - 2x - 3x + 6। अब देखो इनको माइनस करके माइनस माइनस प्लस होके 5x बनता है, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 बनता है, यही करना था हमने। फिर आगे हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x - 2 अंदर बचता है, जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -3, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन आ जाते हैं x - 3, x - 2, ठीक है। और हम इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं ऐसे, x3 और x2, ठीक है ना, क्योंकि इसको 0 के बराबर पुट करते हैं ना। देखो, x - 3 = 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 3। फिर x - 2 = 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो मतलब x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो 3 हो सकती है, तो बनाना सेट 2 3, है ना। तो अब ये मैंने इतना कोई डिटेल में नहीं समझाया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपको पता होगा, ठीक है, इस बारे में ये पता होंगी चीजें आपको, ठीक है ना। ये 0 के बराबर इसलिए दोनों को एक एक बार करके लिया, क्योंकि दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को रख के लिया, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। थोड़ी और बाइफरकेशन बता देता हूँ अच्छे से आपको, जैसे कि, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से ही करना चाहिए ये चीज़ें। नेचुरल नंबर हो गए, जेड हो गया, ठीक है, फिर क्यू हो गया, फिर आर हो गया, फिर जेड प्लस हो गया, फिर क्यू प्लस हो गया, फिर आर प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, अभी बता चुका हूँ मैं आपको। वैसे इनको, ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ ये नहीं लगाते, इनको ऐसे लगाते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, कि अब आपको ये याद, अब मैं डायरेक्ट ये लिखवा सकता था, लेकिन वो याद करते फिर बच्चे, फिर क्या फायदा, ठीक है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब पता भी होना चाहिए ना इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना।
ये आपको पता बता चुका हूं मैं कि क्या होते हैं, आप ऊपर जाके देख सकते हो, मतलब वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अब ये z के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, इसका मतलब है, अब z क्या है, इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, है ना। तो ये अब प्लस लगाने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और यही सेम, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, है ना। और ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कि अब आपको ये चीजें याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब इजी चीज है। अब देखो, अब हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़नी है, ठीक है। वैसे हम वो फॉर्म पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उनको और अच्छे वे में समझेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी थी सेट की, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब देखिए, जो मैंने पहली एग्जांपल लिखी उसमें मैंने नंबर्स लिखे, मतलब जो सेट के प्रॉपर एलिमेंट्स हैं वो लिखे। दूसरी जो मैंने एग्जांपल लिखी, मैंने थोड़ा अलग वे में लिखी, इंग्लिश लिखी उसकी, है ना। मतलब जो सेट में प्रॉपर एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखे। इस इस स्टेटमेंट से आप वो एलिमेंट्स बना सकते हो। आप गूगल सर्च करोगे कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें गंगा आएगी, यमुना आएगी, ठीक है ना, ब्रह्म, मतलब सब रिवर्स आएंगी इसमें, मतलब आप इसको यूज करके स्टेटमेंट को, सेट को बना सकते हो। इसको भी यूज करके सेट को बना सकते हो, असली एलिमेंट तो नहीं लिखे ना इसमें सेट के, इसको भी यूज करके सेट बना सकते हो। लेकिन यहां पे मैंने सेट के एलिमेंट ही लिख दिए। तो ये, इस फॉर्म को हम पता क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, जिसमें मैंने प्रॉपर सेट खुद ही लिख दिया। और इस स्टेटमेंट को यूज करके हम सेट के एलिमेंट बना सकते हैं, इसीलिए इस स्टेटमेंट वाली जो फॉर्म्स होंगी ना, मतलब जिससे हम सेट को बना सकते हैं, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, अभी बताऊंगा नीचे, अभी यहां मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने किस वे में लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है मैंने, क्योंकि इस स्टेटमेंट को यूज करके मैं सेट बना सकता हूँ, है ना। और ये मैंने प्रॉपर सेट के एलिमेंट से लिख दिया, तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज अगेन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स तो ये थे, है ना, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके। तो अब हमने इन दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। देखो, रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, आपको सिंपल, आपको स्टेटमेंट दिया है, आप उसको बना सकते हो। और आपको आएगी भी एमसीक्यू में, ज्यादा रोस्टर फॉर्म का ही यूज करवाएंगे, वो सेट बिल्डर फॉर्म का भी कुछ आ सकता है, क्योंकि वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दें और बोले बताओ जी इस सेट में ये एलिमेंट होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइंस भी होते हैं जो हमें याद रखने हैं, मैं बताऊंगा, बड़े इजी हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो दो फॉर्म्स के बारे में क्या है खास बात, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है। पहला मेथड होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अभी बता चुका हूँ आपको रोस्टर फॉर्म कैसी होती है, तो कोई खास नहीं है कि इसकी आप पूरी पूरी डेफिनेशंस लिखो, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या है, आपको एमसीक्यू वाला एग्जाम देना, उसको थोड़ी थ्योरी लिख के प्रूव करनी है थ्योरम्स। दो टाइप के हमारे सेट्स, मतलब दो वेज में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहली होती है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, एंड दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखो, देखिए, अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स divisible by
डिविजिबल बाय कुछ भी ले लो। इन्होंने क्या लिखा है बुक में? डिविजिबल बाय, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, डिविजिबल बाय, नहीं विच डिवाइड लिखते हैं ना, डिविजिबल बाय में तो बहुत आ जाएंगे। ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 30। ठीक है, अभी आपने स्टेटमेंट लिखी। अब आपका सेट क्या बनेगा बताओ? 130 को डिवाइड करता है, आ जाएगा सेट में। 230 को डिवाइड करता है, आ जाएगा सेट में। मतलब आपने सेट में कौन से नेचुरल नंबर्स लेने हैं? नेचुरल नंबर लेने हैं तो 1 से ही शुरू करना है ना। पहली बात ये है, नेचुरल नंबर लेने हैं और जो कि 30 को डिवाइड करते हैं। 30 को क्या क्या डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है ना। और क्या डिवाइड करता है? 10 डिवाइड करता है और 15 डिवाइड करता है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपने सेट को लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। होप कि समझ में आया होगा। और इसमें जो ऑर्डर है ना वो मैटर नहीं करता, उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1 किसी बच्चे के दिमाग में आया, पहले मैं 10 लिख दूं, किसी में 15 लिख दूं, फिर 3 लिखूं, फिर 2 लिखूं, फिर 6 लिखूं, है ना। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं कि ऑर्डर मैटर करे। ठीक है, अब जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवल्स लिखने हैं। ठीक है, A E I O U। ठीक है, अब कोई बोल रहा है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, जैसे मैं बता चुका हूँ ये सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। ठीक है, तो ये क्या सेट बनेगा? A E I O U। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा हैंड राइटिंग आज अच्छा नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। कोशिश करता हूँ थोड़ा, क्योंकि थोड़ा देख रहा था मैं वीडियो मेरी स्लो बनती है, तो मैं थोड़ा, आप हो सके तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, अगर कोई समझ नहीं आ रहा है आपको वर्ड्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, और अब हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या कहती है। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के देखते हैं हम कुछ। अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वे में आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, देखो अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको कि राइट करो, लेकिन ऐसा ही बोल सकता है कि वो इस सेट के क्या एलिमेंट्स होंगे। और एक नोटेशन और बताना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि आपको सॉल्यूशन लिखना है इक्वेशन का रोस्टर फॉर्म में, तो पहले सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सब बच्चों को मैं मान के चल रहा हूँ कि आता होगा निकालना। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो 2 1 2, तो हम मतलब हमने 2 को ही तोड़ना है। तो 2 कैसे टूटेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x - x - 2, है ना। इसको करेंगे सॉल्व तो x हो जाएगा, और 2 1 2 ही होता है, और x ऐसे x+2। इधर भी आएगा x+2, इधर आ जाएगा आपका -1, क्या हो जाएगा x - 1 और x+2। तो इसके सोल्यूशन आ जाएंगे x = 1 एंड x = -2, है ना। सोल्यूशन वो नंबर होते हैं जिसको इसमें डाल के ये इक्वेशन जीरो हो जाती है, मतलब सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमारे सोल्यूशन क्या है? 1 एंड -2। तो लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में, बस खत्म, है ना। सोल्यूशन निकालना आपको आने चाहिए। ठीक है, ये नहीं आते तो आप इनको सीखिए पहले, बहुत ईजी। ठीक है, मैं यहाँ कराऊंगा तो लेकिन सेट फिर चला जाएगा। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को तो आते होंगे, मैं कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी ही होती है जिसमें हम सेट के सिंपल एलिमेंट्स ही लिखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए, जो मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म पूछी जाती है वो ऐसी होती है। राइट द सेट, राइट द सेट x such that
एक्स इज अ, ये आपको रीड करना आनी चाहिए। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसको आपको कैसे रीड करना आना चाहिए। देखिए, अब आपको कह रहा है कि सेट के एलिमेंट लिखो रोस्टर फॉर्म में, मतलब ऐसे लिखो, है ना। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सेट से क्या मतलब है, सेट किस टाइप का है, मतलब सेट में ऐसे एलिमेंट हैं। ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, सेट के एलिमेंट। राइट द सेट एक्स, मतलब देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स, मतलब ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सेट में ऐसे एक्स, इसको ऐसे रीड कीजिए, सेट में ऐसे एक्स हैं, सेट में ऐसे एक्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब वो पॉजिटिव हैं, +1 +2 टाइप के हैं, और उनका अगर हम स्क्वायर कर दें, उसमें ऐसे एक्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 40 से कम आता है। होप कि आपको समझ में आ गया। सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और जिनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो 40 से कम आता है। देखो, क्या सेट में 1 आ सकता है? हाँ, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है, और 1 का जो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे वो 40 से कम भी आता है। ठीक है ना। 2 लिख सकते हैं, हाँ, 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 2 का भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो 40 से कम आता है। ठीक है, वैसे थ्री, थ्री भी लिख सकते हैं, थ्री का भी स्क्वायर 40 से कम आता है। फोर भी लिख सकते हैं, फाइव भी लिख सकते हैं, सिक्स भी लिख सकते हैं। क्या सेवन लिख सकते हैं? नो। देखो, फाइव क्यों लिख सकते हैं, फाइव का स्क्वायर 40 से कम आता है, 25 होता है ना। सिक्स क्यों लिख सकते हैं, 40 से कम आता है, सिक्स सिक्स है 36। अब सेवन का स्क्वायर तो 40 से कम नहीं आता, है ना, क्योंकि सेवन का स्क्वायर तो 49 होता है, वो तो बड़ा हो गया 40 से, तो सेवन नहीं आ सकता इसमें। तो हमारा सेट क्या बनेगा ये, तो कि अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई तो मतलब समझ आ गया सब कुछ, फिर बस जो अभी तक हमने किया, बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है खास। ठीक है, सेट हमारा क्या बनेगा, दिस इज द सेट, यही बनेगा। अब एमसीक्यू में आपको क्या पता ये रोस्टर फॉर्म दे दी हो, नीचे डिफरेंट डिफरेंट सेट बना दिए हो, कि कौन सा सेट होगा भाई, तो आप टिक करके आओगे इसको, है ना। देखो, बेस कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर का यही है, और क्या क्वेश्चन पूछेगा कोई। ठीक है ना, सेट्स में और क्या ही पूछेगा, लेकिन इसमें अभी आगे बहुत है। अभी इसमें मुझे लगता है कि एक दो वीडियोस और बन जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ध्यान से करना चाहिए। अगर ध्यान से करो 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे सेक्शन में। ठीक है। ठीक है, बन गया हमारा सेट, दैट्स इट। अब देखो, अब मैं एक और नोटेशन बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखो, कि जैसे, क्या वन इस सेट में है? यस, वन इज इन द सेट। सपोज करो इस सेट को नाम दे देते हैं ए। ठीक है, वॉज वन इज इन द सेट ए। अब ये लिखने में कितना बड़ी स्टेटमेंट लगती है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है, तो हम सीधा लिख सकते हैं वन बिलोंग करता है इस सेट में। देखो, है ना, हम लिख सकते हैं वन बिलोंग्स टू ए। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सेवन बिलोंग करेगा, ऐसे पूछ देगा, डस सेवन बिलोंग्स टू ए, आप बोलोगे नो। ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब क्या सेवन इस सेट में है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते सेवन इज इन ए। नो, सेवन इज नॉट इन ए। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा। जब साइन नहीं पूछा जाएगा, इस साइन का यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है ना, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब जैसे कोई पूछ ले, क्या जीरो बिलोंग करे, अगर वो डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि आपसे यही सेट बनाने को बोले। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन लिखा हो, तो एंड में लिखा हो कि थ्री बिलोंग्स टू, पहला ऑप्शन दिया हो थ्री बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हो सेवन बिलोंग्स टू ए, तीसरा ऑप्शन दिया हो कुछ और, ठीक है, एट बिलोंग्स टू ए, चौथा ऑप्शन दिया हो नाइन बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आपको पता है कि सेवन तो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो क्रॉस। एट भी इस सेट में बिलोंग नहीं करता, नाइन भी सेट में बिलोंग नहीं करता, ए करता है थ्री, है ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप
अच्छे से करो, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब अभी तक आपका ठीक है, सब समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, और करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब जैसे हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, दिस इज आर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना? इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, जो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया और आंसर हमने किस में लिखा? रोस्टर फॉर्म में। है ना? उसने यही बोला था। और क्या पता कभी कभी रोस्टर फॉर्म दी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म भी बनानी पड़ती है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन हमें तो पेपर में ऑप्शन आने हैं। ठीक है ना? हमें तो ऑप्शंस आने हैं, और हमें, मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये होता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, राइट द सेट ए। ठीक है, क्योंकि आना चाहिए हमको। राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू, क्या दिया है हमको सेट? 1, 4, 9, 16, 25, और ये आगे चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसी फॉर्म लिखो जिसमें हम सेट बिल्ड कर सकें। सिंपल सी अंग्रेजी है। ठीक है, देखिए, अब हमारे पास सेट क्या है? 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, अब आपको पहले तो, जैसे वो नंबर सीरीज पढ़ते हैं ना, हम बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम सिर्फ नंबर सीरीज पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये वही है। अब यहाँ पे नंबर्स का पैटर्न पहचानना है पहले क्या है, क्योंकि जब आपको नंबर्स का पैटर्न पता चलेगा, तभी तो आप उसका रूल लिख पाओगे ना। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म जो थी, ये इन्होंने रूल लिखा हुआ था इसका, सेट का, कि ऐसे एक्स हैं जो कि जिनका स्क्वायर करें 40 से छोटा आता है। रूल था ना? तो वैसे ही इनमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, जैसे नंबर सीरीज में हम देखते थे। अब आपको दिख रहा होगा ये सेट कैसा है? 1, 4, 9, 16, 25, अप टू चलता जा रहा है, सो ऑन। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या आपको इसमें नहीं लग रहा कि ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है? तो आपको नहीं लगता कि इसमें यही पैटर्न चलता जा रहा है ना? यही पैटर्न इसमें चलता जा रहा है। तो ये पैटर्न अब क्या है? ये पैटर्न क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। है ना? मतलब सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुआ है। है ना? रूल क्या बन गया कि सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, का रूल हम बना लेंगे। और हम रूल में जब, मैं बताता हूँ, मतलब ए एक ऐसा सेट है। ठीक है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एक्स हैं, हम एक्स ही लेते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, जिसमें ऐसे एक्स हैं, सच दैट, इसको हम कहते हैं कॉलम को सच दैट। ठीक है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एक्स हैं जिनका, वो एक्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको और वे में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो, पहली बात तो हमें यहाँ रूल समझ आ जाए तो वही काफी है। ठीक है ना? हमें रूल समझ आ जाए तो वही काफी है। देखो, एक मिनट, इसको और वे में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे एक्स हैं जिनको हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सच दैट वो n बिलोंग्स टू n है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं बताता हूँ, आप बोलोगे ये क्या लिख दिया n? पता है क्या होता है? देखो, ये पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन क्या लिखे मैंने? ये नेचुरल नंबर लिखे। अब ये क्या है? एक एक एलिमेंट है ना नेचुरल नंबर का। हमें क्या पता कौन सा, कोई बहुत बड़ा एलिमेंट भी हो सकता है, तो हम सारे एलिमेंट्स को एन से ही डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कर आप किसी से भी सकते हो, लेकिन अच्छा रहता है ना, क्योंकि ये सारा सेट हो गया एक बड़ा एन, और इसके एलिमेंट्स हो गए एन, एन, एन। ठीक है ना? नेचुरल नंबर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एन्स आते हैं उसमें। मतलब ए सेट में ऐसे एक्स हैं, वो एक्स क्या है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। ठीक है, छोटा स्मॉल लेटर एन क्या है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। और ये आगे हमने लिखा भी है कि एन है क्या? एन बिलोंग्स टू एन।
मतलब एन नेचुरल नंबर्स हैं सारे। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, समझ में आ जाएगा ये। बड़ा ही इजी एंड इम्पोर्टेंट है। इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना। मतलब अब फिर से देखिए, देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसमें मैं आपको बड़े सारे कोई रूल्स नहीं लिखवा सकता। ठीक है ना, उसमें लिखवाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ए में ऐसे एक्स हैं, वो एक्स का एक्स पता है कैसे हैं वो? नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर। और नेचुरल नंबर्स कैसे डिनोट करेंगे? छोटे एन से। और हमने बता दिया कि वो एन, अब एन की जगह कोई बच्चा बोले मैंने वाई लेना है, तो वाई ले ले भाई। वाई इज एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्योंकि सब नंबर्स का स्क्वायर हुआ है ना। और वो वाई क्या है? वाई जो है सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताना कमेंट्स में, मैं अगली क्लास में और इसको डीप एक्सप्लेन करूंगा। अभी भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, एग्जांपल्स करके ही आता है। अभी आगे वाली एग्जांपल थोड़ी ऐसे ही है, ट्रिकी सी। ठीक है, और एक करते हैं। हम्म, 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 मेरे पास एग्जांपल्स थी, जरा मैं निकालता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करो। मैंने रखी हैं एग्जांपल्स, मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम ये एक सेट ले लें, राइट। देखो मैं प्रॉपर राइट वगैरह वे में कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि पेपर में राइट करने को तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप जो नोट्स बना रहे होगे वो ऐसे बन जाएंगे कि आपको इजीली अंडरस्टूड रहेगा सब कुछ। ठीक है, राइट एलिमेंट कौन से? 3 6 9 12। 3 6 9 12 इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये थोड़ा लगती है ट्रिकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, और ये पूछने के भी चांसेस कम है, क्योंकि आपको उधर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी थोड़ी है। आपको ये जो मैंने बनाया, ये आपको उधर बनाना नहीं है। आपको क्या पता ये फॉर्म्स ऑप्शंस में दी होगी। आपको बस चेक करना है कि क्या सच में इस ये जो ऊपर सेट दिया है हमें, ठीक है ना, एक सेट दिया होगा और बोला होगा कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या पता ये है, चेक करो ये है। आपको बनानी नहीं है, आपको बस चेक करना है, तो इसीलिए आपको मैं बनाना ही सिखा रहा हूँ। अगर आपको बनाना आती है तो चेक करना तो और इजी हो जाएगा ना। ठीक है ना। देखो जब मैं एमसीक्यूज का सेशन लेके आऊंगा ना, तब हम बिल्कुल प्रॉपर एमसीक्यू वे में ही करेंगे, तो थोड़ा और इजी लगेगा आपको। मैं इसलिए आपको बनाना ही सिखा रहा हूँ, तो चेक करना और इजी हो जाएगा। मतलब आपको ये सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, आपको चेक करना है कि क्या इसकी सेट बिल्डर फॉर्म यही है या कोई और है। आपको चेक करना है कि इसमें ऐसे एक्स देने हैं, ऐसे एक्स हैं जिनका स्क्वायर हुआ है, सारे एक्स का स्क्वायर हुआ है। और एक्स वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। स्क्वायर किसका हुआ है? इंटीजर्स का थोड़ी हुआ है, या रैशनल्स का थोड़ी हुआ है, नेचुरल नंबर्स का हुआ है। ठीक है, मोस्टली नेचुरल नंबर्स के रिस्पेक्ट में ही पूछते हैं। वो रैशनल इरेशनल में पूछने जाएंगे तो बस फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको कहते हैं लिमिट। और वो भी है हमें सिलेबस में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लेकिन वो बड़ा इजी है वो भी। ठीक है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, देखो ये मैथमेटिक्स की सेक्शन अगर समझ में आ जाए तो बड़ी इजी है, 10 में से 10 आ जाएंगे। ठीक है, देखो, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसको ले लेते हैं ना हम ए। ठीक है, लेट इस सेट को मैं जान के ऐसे एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, ताकि आप बाद में जब रिवाइज करो आपको आ जाए, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये सेट है ए। ठीक है, अब ए में ऐसे एक्स हैं, पहले तो इसका पैटर्न पढ़ना है आपको। देखो इसका पैटर्न क्या है, कि ये 3 का टेबल है ना, 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 12, लेकिन वो मल्टीपल 12 से कम है। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स, ऐसे एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये थोड़ी इम्प्रोफेशनल फॉर्म लगती है, क्या पता पेपर में ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल जो समझा इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, एक्स क्या है, ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू समझते हो ना, 12 या 12 से कम, ये साइन होता है लेस देन इक्वल टू का। ठीक है ना, 12 या 12 से कम है। अगर मैं सिर्फ लेस देन लिख देता तो फिर 12 थोड़ी आता, लेस देन 12 थोड़ी लिख सकता था।
हाँ, अगर लेस देन 12 लिख देता तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको, और लेस देन 15। अगर इक्वल टू में टर्म नहीं यूज करना चाहता, मतलब 15 से नीचे वाले सारे मल्टीपल्स हैं इसमें। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और a इज इक्वल्स टू ऐसे x, वो x क्या है, वो x क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 के मल्टीपल। ठीक है ना, x क्या है 3, वैसे आप ऐसे ही लिख लो तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पेपर में आनी नहीं है ये इतनी, कोई मतलब सेट बिल्डर फॉर्म बनाने को नहीं बोल रहे हैं उन्होंने हमको, क्योंकि ये भी तो सेट बिल्डर फॉर्म ठीक ही है। ठीक है ना, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आप उसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब जैसे मैं बताना चाहता था ना, एक्स इज इक्वल टू 3n। ठीक है, जबकि n क्या है, वेयर n क्या है हमारे पास, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है सिर्फ। ऐसे लिख सकते हैं ना, x में ऐसे n है, 3n के मल्टीपल्स हैं, जिसमें n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि n 1 होगा तो ये 3 बन जाएगा, n 2 होगा तो ये 6 बन जाएगा, n 3 होगा तो ये 9 बन जाएगा, n 4 होगा तो ये 12 बन जाएगा। आगे ना सेट के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे भी क्या, ऐसा कह रहा था मैं ऐसे लिखने के लिए, लेकिन वो कोई, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर कोई हो रहा है तो, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ ना इसको मैं को बिल्कुल मैथमेटिक्स के, मैं उस वे में करा रहा हूँ जिनके, मतलब सपोज करो जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो अब ये चैप्टर्स में बिल्कुल धीरे तो करा नहीं सकते हम, है ना, इसको हमें प्रिसाइज वे में खत्म करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ ही, जिन चीज की जरूरत नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अगर इसको लिखना हो आप लिख सकते हो ऐसे ही, जैसे मैंने बताया वो 3n वाला। ठीक है ना, ए में ऐसे एक्स हैं, लिख लेना आप खुद ही। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 8 16 32। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई इस सेट को लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें रूल क्या फॉलो हुआ है। ठीक है ना, इसमें रूल क्या फॉलो हुआ है, इसमें रूल क्या फॉलो हुआ है, देखो, ये 4 2 8। ठीक है, और ये क्या है, हाँ ये देखो रूल क्या है इसमें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। रूल पता चल गया, है ना। तो अब हम देखो, मतलब देखो ना ये कैसे बन रहा है, ऐसे एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर, देखो 2 तो फिक्स है, 2 की पावर n, ये चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो n होता है, ये चेंज हो रहा है 2 की पावर n, सच दैट n लाइज बिटवीन, अब इसको दो तरीके में लिख सकते हैं, n लाइज बिटवीन 1 से 5 के बीच में, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ए में ऐसे एक्स हैं, ए में ऐसे एक्स हैं जिनकी, जो कि 2 की पावर n के बराबर है। n क्या है, 1 से 5 के बीच में है भाई n, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और ये मैंने जो साइन लगाया ना, ये लेस देन अगर ले लूं तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा। देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो n का मतलब है n 1 से बड़ा और 5 से छोटा, फिर वो हो सकता है 2 3 4 सिर्फ। लेकिन मैंने जब ये साइन डाल दिया लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू होता है, जो बीच में डैश लगा देते हैं, नीचे डैश लगा देते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो इसका मतलब है 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 तो है, 4 तो है, और 5 भी इंक्लूड है। देखो ना, यहाँ तो बोल दिया कि 5 से छोटा है तो 5 थोड़ी आएगा, लेकिन जब इक्वल टू लगा दिया बीच में, 5 या 5 से छोटा है, इसका मतलब ये हो जाता है, और इसमें हो जाता है 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला n कैसा है, 1 या 1 से बड़ा, 5 या 5 से छोटा। अब किसी को ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, इनइक्वालिटी वे में, और ये भी है इनइक्वालिटीज चैप्टर भी है शायद इसी सिलेबस में, या तो इसी वे में लिख दो। ठीक है, n क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कृपया करके मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका हल निकालेंगे हम, मतलब और प्रैक्टिस करेंगे, और क्या हल क्या निकालना है।
लेकिन इसमें खाली यही थोड़ी है पूछने वाला, इस चैप्टर में और भी चीजें हैं पूछने वाली। तो जितनी सेट बिल्डर फॉर्म मुझे लगता है एमसीक्यूज में पूछी जाएगी उतनी हमें अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म हमने कौन सा बनानी है वहां पे, हमें तो दी होंगी ना सेट बिल्डर फॉर्म, हमने देखना है कि कौन सी सही है। अब वो तो चेक हो सकता है ना। अब देखो सपोज करो इसके साथ ऑप्शन में दे दिया एक्स इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे एक्स जो एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब हमें पता नहीं ये 3 के स्क्वायर थोड़ी है नंबर्स, ये एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर n, तो हम इनको सीधा काटा मारेंगे, हमें पता है ये 2 के स्क्वायर्स हैं सारे। ये नंबर क्या है, 2 के स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर कह रहा हूँ, मतलब 2 की पावर बढ़ रही है ना। 2 का 1 हो रहा है, 2 की पावर 2 हो रही है, फिर 2 की पावर 3, ये तो इजीली है ना अंडरस्टूड, है ना। तो जब मैं, इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना आनी चाहिए, हमें सेट बिल्डर फॉर्म पता होनी चाहिए कि होती क्या है, ताकि हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी सही है एंड कौन सी गलत, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी तो लिखने का, कोई कैसे लिखता है कोई कैसे लिखता है, अब मैंने बताया ना, आप ऐसे भी लिखो, ठीक है। जैसे मैंने पहले कौन सा क्वेश्चन था वो अंग्रेजी में लिखा था, तो वो भी तो सेट बिल्डर फॉर्म ही है। कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, हाँ ये भी तो सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन इसको फिर वो दूसरे वे में भी लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 3n सच दैट n लाइज बिटवीन। अब इसमें भी हो सकता है n लाइज बिटवीन 1 से 4 के बीच, n 4 होगा, तभी तो 3 4 ज़ा 12 हुआ होगा ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपको बस पहचानना है कि कौन सी ठीक है, क्योंकि यही पूछा जा सकता है इसमें, और क्या पूछेगा, सेट बिल्डर फॉर्म है वो। एक और एग्जाम्पल करें, हाँ एक और एग्जाम्पल करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल एक करते हैं। एक सेट दिया ए हमको, 5, 25, 125, 625। ठीक है, अब देखो ये आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अभी तक क्या होने वाला है इसमें। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, देखो ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एक्स हैं, वो एक्स क्या है, 5 के स्क्वायर। एक्स क्या है वो, 5 के स्क्वायर नहीं, सॉरी 5 की पावर। अब 5 की पावर चेंज हो रही है ना, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। ठीक है, और सच दैट 5 की पावर बढ़ रही है, और एन कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4। एन कहाँ तक जा रहा है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन लाइज बिटवीन 4 एंड ऐसे, है ना। एन 1 से लेके 4 तक, इसका भी यही मतलब होता है, एन लाइज बिटवीन 1 एंड 4, और इसका भी यही मतलब होता है। समझ में आया, ठीक है। ऐसे अब इसको एक और वे में भी लिख सकते हैं, एन लाई बिटवीन 0 एंड 5 सच दैट एन इज नेचुरल नंबर। तो देखो ना, लिखने के तरीके बहुत हैं, तो फायदा क्या है। तो हमें पता होनी चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली हमसे क्या कह रही है। ठीक है ना, कोई अपने वे में भी लिख सकता है इसको, कोई अलग नोटेशन यूज कर सकता है। ठीक है ना। होप कि इस चैप्टर में मैंने जो आपको करवाया होगा सेट्स के बारे में, हम सेट्स के बारे में बेसिक पढ़ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास है, हाँ, एक और नोटेशन होती है हमारे पास, वो भी याद कर लो, बड़ी इजी है। एक टाइप का सेट होता है, हमने बड़े सेट पढ़े ना अभी, एक होता है हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है खाली सेट बस, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या हम इससे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम फाई, इसको कहते हैं फाई। हिंदी में लिखवा देता हूँ आपको, फाई। इंग्लिश में इसके स्पेलिंग क्या होते हैं फाई के, PHIE होता है शायद से, वो मुझे प्रॉपर याद नहीं है। ठीक है, ये फाई होता है या FIE भी हो सकता है। समझ में आया। एम्प्टी सेट हो गया वो सेट जो खाली है, जिसमें कुछ है ही नहीं। अब इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 2। अब मुझे बताओ, क्या 2 के कोई मल्टीपल ऑड होते हैं, 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। 2 के कोई मल्टीपल ऑड होते हैं क्या, तो ये सेट क्या होगा, खाली होगा, मतलब ये 5 के बराबर होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, जो सेट खाली होता है वो किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। समझ में आया। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। बुक में भी दी होगी कोई एग्जांपल, बुक में क्या करना है,
ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब यही है इसका मतलब कि ऐसी हम दे दें, डिफाइन ऐसा कर दें सेट को कि उस सेट में कोई एलिमेंट आ ही ना पाए। ठीक है ना। अब जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ जम्मू हैविंग हाइट 10 फुट। ठीक है। अब जम्मू के सारे बंदे जिनकी हाइट 10 फीट हो, अब डिफाइन तो मैंने प्रॉपरली वेल डिफाइन किया। ठीक है ना। और क्राइटेरिया भी दे दिया कि बस वही बंदे चाहिए जो 10 फीट जितने हो। ठीक है, या 10 फीट से बड़े हो। तो अब मुझे बताओ 10 फीट से बड़ा कौन होगा जम्मू में, एवरेज हाइट ही नहीं होती, तो ये भी क्या होगा सेट आपका फाई सेट। या इसको हम एक और भी चीज कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको नल सेट भी कहते हैं। और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या फाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी एक दो दो और एग्जाम्पल्स करवा ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ी सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ आ जाएगी ना, फिर इजी रहेगा प्रैक्टिस के लिए। देखो देखो, मेन है आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना आनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं ना, जैसे मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ एक ए, मेन पढ़ना आनी चाहिए सेट बिल्डर, आपको बनानी नहीं है। आपको ऑप्शन में भी सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी, आपको पढ़ना आनी चाहिए, तभी मैं आपको बनाना ही सिखा रहा हूँ। अगर बनाना आ जाए तो पढ़ना आ ही जाता है। पढ़ना ज्यादा इजी है ना। ठीक है। अब सपोज करो एक सेट हमें ऐसा दिया है एक्स, ऐसे एक्स जो कि 2 और 1 के बीच में है, और एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब आप खुद सोचो। अब आपको इसमें इस एग्जाम्पल से सेट बिल्डर फॉर्म भी मैं पढ़ा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, और नल सेट का भी बताऊंगा। आप मुझे बताओ, कह रहा है कि सेट में ऐसे नंबर एक्स हैं जो कि 1 और 2 के बीच में है। नंबर लाइन बनाते हैं, 1 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, इसका यही मतलब होता है 1 और 2। देखो, अगर एक्स लिख देता है वो ऐसे है 1 और 2, मतलब इसका होता है 1 और 2 के बीच में है। और अगर एक्स को ऐसे लिख देता है तो इसका मतलब होता है एक्स 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, ऐसे एक्स जो कि ऐसे एक्स हैं जो कि 1 और 2 के बीच में हैं, और वो एक्स नेचुरल नंबर भी है। अब हमें पता है 1 और 2 के बीच में जो नंबर आते हैं वो नेचुरल तो होते ही नहीं, तो इस सेट में कोई ऑप्शन भी नहीं आएगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट क्या है हमारा, फाई के बराबर है। या तो हम इसको कह सकते हैं ए इज एन एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट। ठीक है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना आनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कौन सा पेपर में आपको बनानी है, लेकिन आपको पढ़ना आनी चाहिए। ऐसे ही पढ़ना है इसको। ए में ऐसे एक्स हैं, एक्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स। ए में ऐसे एक्स हैं सच दैट, इसका मतलब होता है कॉलन का सच दैट। ठीक है, कि वो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स वो क्या कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हमने सोचा रैशनल नंबर बोले होंगे तो ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स हैं। अब 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स तो कोई भी नहीं होते, तो ये हमारा ए क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। एक मिनट। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। हम्म, देखो, बी एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एक्स हैं सच दैट x² - 2 कर दें। देखो, इक्वेशंस आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, 10th का मैथ। ठीक है, x² - 2 कर दें तो 0 आए, एंड x इज रैशनल नंबर, एंड x इज रैशनल नंबर। ठीक है, और भी कुछ दिए, नो। देखिए, अब देखते हैं इस सेट में क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या ये सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे भी, या ये सेट एम्प्टी होगा। ठीक है। देखो, बी में क्या हो सकता है, ऐसे एक्स जिनका स्क्वायर में से 2 कर दूं माइनस में। ठीक है, जिनके स्क्वायर में से मैं 2 माइनस कर दूं तो 0 आए। अब देखो, अब इधर क्या दिया हमको, हमको क्या करना है, ऐसे एक्स ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर में से मैं 2 माइनस कर दूं तो 0 आए, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना आती है ना हमको, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सॉल्व होगा। और ये क्या हो जाएगा, √2। अब आपको पता होना चाहिए
कि रूट टू क्या होता है। ठीक है, टू क्या है, प्राइम नंबर। रूट के अंदर प्राइम नंबर जब भी होगा ना, वो इर्रेशनल ही होता है, और ये तो पता ही होगा आपको कि रूट टू इर्रेशनल होता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि अब देखो एक्स की वैल्यू तो हमारी इर्रेशनल आ गई, लेकिन उसने क्या बोला, एक्स हमें कैसे चाहिए, रैशनल चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू रैशनल मिल पाएगी? नो, हमें एक्स की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रैशनल नहीं मिल पाएगी, तो बी क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, या तो इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, बी इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्यों, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखो ना, उसने बोला ऐसे एक्स चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक्स स्क्वायर माइनस टू करके जीरो आए, तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना। इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स तो हमें रूट टू मिला, मतलब इस इक्वेशन को जो सॉल्व करेगा वो एक्स तो रूट टू के बराबर है ना, जो इस इक्वेशन का सॉल्व करेगा। लेकिन रूट टू तो हमें पता है इररेशनल होता है, लेकिन उसने तो बोला एक्स रैशनल चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्स नहीं आ सकता। देखिए फिर से, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़नी आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, मैं और इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, एक ऐसा सेट सी जिसमें ऐसे एक्स हो, सच दैट वो एक्स क्या करें, एक्स क्या हो, एक इवन प्राइम नंबर हो। एक्स इज एन इवन, अब जिसको प्राइम नंबर नहीं पता ना, वो पहले गूगल पे जाके पहले प्राइम नंबर देख के आए। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर अब आप यूट्यूब पे मत देखने शुरू हो जाना, वैसे सबको पता होंगे, लेकिन क्या पता कुछ लोग होते हैं ना नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो वो भूल जाते हैं, तो पहले आप वो देख लो। एक्सिजन प्राइम प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक वो खुद और एक वन। ठीक है, एक्स क्या है, ऐसे प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन टू। वाह, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और जिस बच्चे ने बेचारी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं पढ़ी है, वो तो मुफ्त का एक नंबर गवा देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने ही आंसर पड़ जाता है कि सी एक एम्प्टी सेट होगा। अब ये ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, सी क्या पता कुछ होगा, सी ये होगा, और एक जगह दिया होगा सी फाइव होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, सीधा सी फाइव लिख के आना है। बोलो कैसे, सी में ऐसे एक्स हैं जो कि इवन प्राइम नंबर हैं। अब हमें पता है, दुनिया को पता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ टू होता है, और कोई भी नहीं होता। ठीक है, टू के आगे कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो उसने लिखा ऐसे एक्स हैं जो इवन प्राइम नंबर हैं जो कि टू से बड़े हैं, तो विच इज इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट फाइंड एनी इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। सो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो ये सी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं हम, फिर हम छुट्टी कर देंगे। b इज इक्वल्स टू, देखो, ऐसे x, सॉरी मुझे खांसी है अभी भी, डी में ऐसे एक्स होंगे सच दैट जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा। देखो जब भी इक्वल टू आ जाता है ना, जैसे अब कोई बच्चा परेशान ना हो कि यहाँ पे तो एक्स यानी इवन नंबर, हमें समझ आ गया, लेकिन ये लिखा हो तो हम हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है। देखो जब इक्वल टू आ जाता है ना बीच में, इक्वल टू मतलब वो इक्वेशन बन चुकी है, इक्वल्स इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू तभी आता है जब इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन सॉल्व ऐसे ही होती है। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, एक्स में ऐसे एक्स हैं जिनको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर हो, अब मतलब ये इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे एक्स होने चाहिए जिनका स्क्वायर करके फोर आए, और एक्स ऑड भी हो। अब आप खुद बताइए वीडियो पॉज करके, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, अब मुझे चाहिए डी में ऐसे एक्स, देखो ऐसे एक्स चाहिए जिनको स्क्वायर करके फोर आए। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, रूट। फोर का रूट क्या होता है, टू, मतलब एक्स की वैल्यू टू ही हो सकती है। लेकिन उसने तो बोला एक्स ऑड लेना है। ठीक है, उसने तो बोला एक्स ऑड लेना है, तो लेकिन एक्स तो हमारा टू बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, खत्म। डी भी एम्प्टी सेट होगा फाइव के बराबर, तो हम लिख देंगे डी इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। ठीक है, अगर कोई भी आपको
कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या मैं नहीं अच्छे से बता पाया तो आप मुझे कमेंट में अपनी फीडबैक बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की। क्या पता कोई चीज़ मैं जल्दी बोल दी हो या कोई चीज़ मैंने स्किप कर दी हो। स्किप तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये स्पेशली मैं जो जोर दे रहा हूँ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए दे रहा हूँ। मैथ्स वाले हैं उनको तो ये पता होंगी ना चीज़ें। ठीक है ना, मतलब एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, डी में ऐसे एक्स होने चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, मतलब सॉल्व करके। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो एक्स मिला वो तो 2 था और तो नहीं था, तो बस खत्म। हाँ, अगर उसने इवन लिख दिया होता यहाँ पे तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ जाता। अगर सपोज करो, अगर डी में उसने यहाँ इवन लिख दिया होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सच दैट एक्स इज इवन, तो अब हमें ना ये सिंपल ऐसे देख के भी पता चलता है कि एक टू ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर कर दूं तो फोर आ जाता है ना। ऐसा एक्स टू ही है जिसका मैं स्क्वायर कर दूं तो फोर आ जाता है। और वो टू एक्स ऐसा है, वो इवन भी है ना। तो तब क्या होगा, देखो ना इक्वेशन फिर से सॉल्व की तो एक्स की वैल्यू टू आनी चाहिए। तो एक्स इवन भी है तो मतलब हमारे डी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ टू, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, टू नहीं आएगा, माइनस टू भी आ जाएगा। देखो, माइनस टू का स्क्वायर करके भी तो फोर आ जाता है। ठीक है ना, उसने थोड़ी बोला कि आपको नेचुरल लेने हैं। अगर नेचुरल नंबर लेने हो तो माइनस टू नहीं ले सकते थे, है ना। अगर एक्स नेचुरल होता तो माइनस टू नहीं ले सकते, तो उसने तो बोला ही नहीं। तो एक्स हम माइनस टू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डी में खाली टू नहीं आएगा, डी में हमारा आएगा -2 and 2, अगर ये इवन बोला होता तो। ठीक है, डी में दो एलिमेंट्स आएंगे। और अगर कभी सपोज करो किसी भी एक सेट में एक एलिमेंट आता है ए, तो उस सेट को पता क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। या सिर्फ सिंगलटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशंस आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस यही। ये क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं पेपर में, क्योंकि कोई इतना कोई उन्होंने मुश्किल तो करना नहीं है कि बड़ा ही कोई हाई लेवल का मैथ्स पूछ लेंगे आपसे। सेट्स, ठीक है, सेट्स तो बड़े और भी बड़े हाई लेवल के भी होते हैं। ठीक है ना, बड़े हार्ड टू एक्सप्लेन होते हैं वो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी वगैरह हो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू, बाय।